साकिब ये बताएं कि अगर वाकई दुआ भी है, तबसरा भी है, दुआ भी है, बिल्कुल ठीक है, आमीन सुम आमीन। लेकिन साकिब ये बताएं कि अगर इलेक्शन कमीशन, वैसे तो हमारे लिए अनबिलीवेबल है आज इलेक्शन कमीशन की ये स्टेटमेंट भी कि हम अमल दरामद करेंगे, कभी उन्होंने किया तो नहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर अमल दरामद, लेकिन अगर वो कर लेते हैं अमल दरामद फिर क्या होगा? हुकूमत को किस तरह के ख़तरात लाहक हो सकते हैं और क्या वाकई इस डिसीजन के ही ख़तरात हैं जिसका इजहार, जिन खदशात का इजहार ख्वाजा आसिफ साहब ने किया? पहली बात तो ये है कि जो 90 रोज़ इलेक्शन कराने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने के हवाले से मामला है वो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट इस तरह यूनाइट नहीं थी। चीफ जस्टिस बंदयाल थे, उमर अता बंदयाल, उनके साथ 2-3 जजेस थे, वो बैठे, उनको आम ख्याल जजेस कहा जाता था, वो बैठे, उन्होंने फ़ैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही काफ़ी सवालात थे, कुछ जजेस कह रहे थे हाई कोर्ट्स को ये मामला देखने दें, मतलब वो बेंच बना टूटा, फिर बेंच बना फिर टूटा, फिर फ़ैसला आया, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो यूनिटी नहीं थी। अब ये फैसला जो है वो ये उसके साथ मवाजना करना ही मेरा ख्याल है मवाजना बनता ही नहीं है। 8 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और उसमें मुस्तकबिल के वही जिस तरह राव साहब ने बताया कि मुस्तकबिल के 6-7 साल 8 साल के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी मौजूद है। 8 जजेस हैं, मतलब फुल कोर्ट बैठी है। फुल कोर्ट का ये फैसला है। अगर कोई ये समझता है कि इस पर अमल नहीं होगा, मेरा ख्याल है उसको फिर पता नहीं सिनेरियो का सारे का, इस पर अमल तो होना ही होना है। लेकिन मैं जो गुफ्तगू करूँगा वो इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज है वो बड़ी ही दिलचस्प है। इलेक्शन कमीशन ने उसमें जो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उस पर तनकीद भी की है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ सुनाई भी है, इनडायरेक्टली कुछ सुनाई भी है और जो ये भी कहा है कि हम फैसले पर अमल करेंगे। पहला हिस्सा तो ये है, 6 पॉइंट्स हैं मेरी नजर में। पहला हिस्सा तो ये उन्होंने कहा जी हम अमल करेंगे, पहली लाइन ये खत्म होती है। दूसरी लाइन से शुरू होता है ताहम, मतलब आगे शुरू होता है। वो कहते हैं जी हमारी लीगल टीम आइडेंटिफाई करेगी कि किन पॉइंट्स पर जो है वो अमल दरामद में रुकावटें हैं, तो वो हम रुकावट हुई तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आगे टेक्निकल ग्राउंड, तो आगे जाकर फिर इलेक्शन कमीशन ने वो जो रुकावटें ऊपर कहा है कि ये रुकावटें हैं, तो आगे चलकर उन रुकावटों का जिक्र किया है, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तीसरा पॉइंट उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को सुनाई है कि हमने कोई गलत तशरीह नहीं की। मतलब सुप्रीम कोर्ट के 13 जज कह रहे हैं कि आपने गलत तशरीह की है। 8 जजेस वो जिन्होंने फैसला दिया मेजॉरिटी का, फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, खुद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी, वो कह रहे हैं कि आपने 13 जनवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी गलत तशरीह की। आपने सिर्फ बल्ले का निशान लेना था, बाकी सारे हुकूक उनके रहने थे, लेकिन आपने बतौर पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ जो एफिलिएशन थी जिन लोगों की, जिन्होंने जो बयान हल्फी जमा भी कराए, एफिडेविट जमा करवाए, उनको भी आपने कंसिडर नहीं किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है जी हमने बिल्कुल कोई गलत नहीं किया, हमने सिर्फ जो है वो बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया था, लिहाजा इल्जाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। ये अल्फाज जो है वो बड़े माना खेज अल्फाज हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन बैठकर ये बात कर रहा है, मेरे लिए हैरान कौन है। मैं बात करूं, कोई और बात करे, कोई आम बंदा तनकीद करे, वो तो बात अलग होती है, लेकिन ये इल्जाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि हमें कहा जा रहा है कि आपने फैसले की गलत तशरीह की है। फिर वो कहते हैं, चौथा पॉइंट ये है कि जो 39 पीटीआई के कैंडिडेट से, उन्होंने पीटीआई की एफिलिएशन का वो जमा तो करवाया, लेकिन उसमें वो टिकट भी जमा करवाना होता है, तो डिक्लेरेशन भी, तो रिटर्निंग अफसरान ने फिर उनको पीटीआई का कंसिडर नहीं कर सकते थे, उन्होंने जस्टिफाई जो है वो किया है। लेकिन 41 जो कैंडिडेट्स हैं, ऊपर मैंने आपको बताया जो उन्होंने कहा कि लीगल जो हमारी है लीगल डिपार्टमेंट वो आइडेंटिफाई करेगा, तो यहां पर खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है 41 लोगों ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, कोई सर्टिफिकेट पीटीआई का नहीं दिया, उनको हम जो है वो उनको आजाद इसलिए जो है वो हमने किया है। वो मतलब एक क्लियर कट जो है वो बात कर रहे हैं। आखिरी बात जो है वो जस्टिफिकेशन दे रही है, और आखिरी बात वो कर रहे हैं जो पूरी हुकूमत वक्त कर रही है, पहले दिन से कर रही है, जब से ये फैसला आया है कि जी जो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, पेशावर हाई कोर्ट के सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन थे, और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सुन्नी इत्तेहाद और इलेक्शन कमीशन थे, या बाकी जो इनको नशिस्तें मिली थी वो थे, पीटीआई तो थी ही नहीं। तो यहाँ पर आके प्रेस रिलीज जो है वो खत्म हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ सुना के, इनडायरेक्टली तनकीद करके, तो सारी चीजें करके इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की प्रेस रिलीज है, ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगा इलेक्शन कमीशन, और कुछ चीजों आइडेंटिफाई करेगा। खास तौर पर जो 41 कैंडिडेट्स के हवाले से वो कह रहा है कि इन्होंने कभी जमा ही नहीं करवाया, 3 रोज में इन्होंने जमा करवाने थे, वो 3 रोज में किसी जमात में ये जा सकते थे, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, इसलिए इनको वापस नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा
लगता है कि इन 41 पे कोई दोबारा से जो है को फटा टाइप को चीज जो है वो हो सकती है और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जिस तरह उन्होंने जस्टिफाई जो है वो करने की कोशिश की है सारे मामले को। साकिब, आपको क्या लगता है ये मामला क्यों कंट्रोवर्शियल हुआ इतना ज़्यादा? क्या पीटीआई जानबूझ के इस तरह के मामलात को कंट्रोवर्शियल बना देती है, या फिर वाकई कोई ना कोई उनकी जो मंतक है उसमें आपको वजन नज़र आता है? नहीं, इसमें जो टाइमिंग का इशू नज़र आ रहा है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी तो है बहुत ज़्यादा है, 58,000 से ज़ायद केसेस जो है वो पेंडिंग हैं। वो यकीनी तौर पर उनके भी राइट्स हैं, जो लोग जेलों में हैं या बाहर हैं, उनकी अपीलें हैं, केसेस हैं, उनका भी इतना ही राइट है जितने पॉलिटिकल केसेस का है, वो जल्दी डिसाइड होने चाहिए। लेकिन इसमें मसला टाइमिंग का ही है। 12 जुलाई को फैसला आता है मखसूस नशिस्तों के केस में, और 12 जुलाई को ही जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए नोटिस निकलता है कि 19 को इजलास होगा आज का। तो इसलिए जहां पे मखसूस नशिस्तों के केस पर डिस्कशन जारी थी तो कुछ लोग तनकीद कर रहे थे, कुछ हमायत कर रहे थे, वहीं पे फिर ये आ गया, फिर वो एक कन्फ्यूजन आ गई कि नहीं वो नजरसानी में इनको बिठाया जाएगा। वो जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा कि नजरसानी में वही 13 जज बैठेंगे जो जिन्होंने केस सुना है, और वो भी सितंबर में बैठेंगे रात को वो जी रिजर्वेशन। लेकिन इसमें एक वो इशू आ गए, जितनी तनकीद हुई है, जितनी बहस हुई है पिछले 3 रोज में, जस्टिस मकबूल बाकर वो माजरत कर चुके, जस्टिस मशीर आलम माजरत कर चुके, जो जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल है जिनकी जब मंजूरी हो गई है वो भी माजरत कर चुके हैं। आज ये खबर आ गई है, लेकिन उनकी मंजूरी हो गई है, और उसमें जो अक्सरियती आज राय थी कमीशन में, उन्होंने कहा है कि उनसे उनकी रजामंदी चेक कर ली जाए, क्योंकि पहले रजामंदी उन्होंने जाहिर की थी, फिर माजरत की, तो अब कमीशन ने कहा है कि उनकी दोबारा रजामंदी जाहिर कर ली जाए। उनकी मंजूरी हो चुकी है, और अब ये मामला जो है वो आगे कमेटी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि कमेटी में मुस्तकिल जजेस वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका जाता है, ये डायरेक्ट सदर जो है वो इसका नोटिफिकेशन जो है वो करेंगे। लेकिन इनका ताल्लुक सिर्फ इस लिहाज से है कि जो बैलेंस था, जो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा था कि 8 जजेस जो है वो अगर मखसूस नशिस्तों के केस में एक तरफ आ गए हैं तो बाकी जजेस जो है वो दूसरी तरफ के कम हो जाएंगे, और उस बैलेंस को करने के लिए तो ये डिस्कशन थी, जिस डिस्कशन की ज़्यादा में ये जजेस भी आ गए। और फिर जो जजेस रिटायर हो चुके होते हैं वो कहते हैं कि 1 साल के लिए आप अपना पूरा कैरियर जो है वो दांव पे लगाएं कि लोग बातें करते रहेंगे तरह तरह की। और फिर एक ये चीज़ भी होती है कि ये जजेस सीनियर 3 जज जो है वो रिटायर हुए, अब जूनियर बतौर जूनियर सीनियर होता नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली उनको उस कैटेगरी में लेकर जो है वो बेंच में जो उनकी शमूलियत होती है वो उस लिहाज से होती है, मतलब बेंच हेड नहीं कर सकेंगे, बेंच में वो जो है वो बैठेंगे। तो मल्टीपल चीजें थी, फिर पॉलिटिकल पार्टीज, फिर पोलराइजेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, तो उसका भी असर जो है वो होता है, इस वजह से ज्यादा जो है वो इस पर डिस्कशन हुई है। बेंच में वो जो है वो बैठेंगे, तो मल्टीपल चीजें थी, फिर पॉलिटिकल पार्टीज, फिर पोलराइजेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, तो उसका भी असर जो है वो होता है, इस वजह से ज्यादा जो है वो इस पर डिस्कशन हुई है।